नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम जैन साहित्य शुरू करेंगे, है ना। तो एक दो दिन में क्या है कि चैनल का नाम भी चेंज कर सकता हूँ मैं। फ़िलहाल मेरे नाम पे ये है के जोधपुर, तो इस नाम से ही जानते हैं सब लोग। तो मैंने क्या है इसी नाम से वो शुरू में बना दिया था। तो कोई नहीं, आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, है ना। अगर नहीं कर रखा है तो अभी आप देख लेना, सर्च कर लेना। बाकी करो ना करो आपकी इच्छा है, ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और बुरा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना, क्योंकि उससे पता चले कि भाई किसी को तो अच्छा लग रहा है। अगर एक को अच्छा लगेगा तो भी हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। ये नहीं कि सबको अच्छा लगे, सब भले ही करे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम आदिकाल की बात कर रहे थे और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देख ली थी और हम वही देख रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो कोशिश है कि अपने कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, और अगर इस कंटेंट से बाहर चला भी गया तो बड़े बड़े कंटेंट में से नहीं आएगा, क्योंकि आप बड़ा बड़ा कंटेंट पढ़ोगे वो भी चीज़ें याद नहीं होगी, है ना। तो मेरा ये मानना है कम पढ़ो, जो भी पढ़ो ना तो कम से कम उसमें से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन ही नहीं आए तो फिर ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो कम पढ़ोगे तो कम से कम यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं जैन साहित्य। तो जैन साहित्य की टाइमिंग सबसे पहले ध्यान रखनी है आपको, 8वीं से 13वीं सदी। कब है? 8वीं से 13वीं सदी। भाषा कौन सी थी, यानी जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया, पूछ ले तो अपभ्रंश भाषा, ठीक है। और क्षेत्र जैनों का पश्चिमी क्षेत्र था। देखो, सिद्धों, जैनों, नाथों तीनों की भाषा और क्षेत्र आती है हर बार क्वेश्चन में, और आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और ये सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य है। जैन साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध साहित्य है। और कौन सा उपलब्ध साहित्य है हम बात करेंगे, या तो हम थोड़े से विस्तृत रूप से बात कर रहे हैं। इसके बाद जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ के जाना होता है ना, उन पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। वो बाद में बात करेंगे। तो सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य कौन सा है? जैन साहित्य। और सर्वाधिक ये कहाँ लिखा गया? गुजरात में। और जैनों को आश्रय, यानी किसके दरबारों में ये रहते थे जैन साहित्यकार? राष्ट्रकूट, सोलंकी और चालुक्यों के दरबार में। ये सारे कहाँ थे? ये सोलंकी को छोड़ दो, दोनों दक्षिण भारत में थे, ठीक है ना। तो टब्बा क्या होती है जैन साहित्य में? तो गद्य की जो टिप्पणियाँ होती है ना, उसे क्या कहा गया है? टब्बा। गद्य की जो टिप्पणियाँ होती है, गद्य पर जो कमेंट होते हैं, है ना, उसे क्या कहा गया है? टब्बा। ये ध्यान रखना। और जैन साहित्य की शैली क्या है? चरचरी भी आती है कहीं कहीं, रास और फागु। ये तीनों शैलियाँ किससे संबंधित है? जैन साहित्य से। और रासो वो अलग है, ठीक है ना। रासो अलग है और रास अलग है। जहाँ कहीं आपको रास मिल जाए तो समझ लेना ये जैन साहित्य हैं, ठीक है। और जैन साहित्य में चरित्र व रास ग्रंथों की प्रधानता मिलती है। एक तो चरित्र प्रधान ग्रंथ और रास ग्रंथ, ठीक है। पहला एक बच्चन सिंह का कोटेशन जो एग्जाम में पूछ रखा है कहीं ना कहीं, कि बच्चन सिंह ने कहा जैन साहित्य में कोई बड़ा लक्षण कभी नहीं हुआ, ठीक है। किसका मानना है? बच्चन सिंह का मानना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब जैन साहित्य के कुछ साहित्यकार हैं, उनकी बातें कर लें तो शालिभद्र सूरी सबसे पहले कौन है? शालिभद्र सूरी। इनकी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये कब लिखी गई? 1184 ईस्वी में। इसमें छंद पूछ ले कितने हैं? 205। और ये हिंदी का पहला रास है। कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। हिंदी का पहला रास पूछ ले तो भरतेश्वर बाहुबली रास। जैन साहित्य का पहला रास पूछ ले तो उपदेश रसायन रास। पहला ऐतिहासिक रास पूछ ले तो ये पंच पांडव रास। वैसे हम इनकी बातें करेंगे बाद में, अभी आप यही ध्यान रखो कि भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है, 1184 में लिखा गया। और छंद पूछ रहे इसमें तो 205 है। और हिंदी का पहला रास है ये, ठीक है। और दूसरी रचना इनकी बुद्धि रास और पंच पांडव रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जैन साहित्य शंभु, तो शंभु और सरप्पा में कन्फ्यूजन होती है। सरप्पा सिद्ध है लेकिन शंभु जैन है ना। 8वीं सदी का टाइमिंग है इनकी। और इनकी रचना है पौमचर्यु, जिसमें इसे क्या कहा जाता है? अपभ्रंश की रामायण। पौमचर्यु को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश की रामायण। रिठ नेमिचर्यु ये भी शंभु की है। हिंदी के पहले विनम्र कवि है तो कौन है? तो शंभु। पूछ ले हिंदी के सब फर्स्ट या प्रथम विनम्र कवि कौन है? तो शंभु। और इन्होंने चतुर्मुख को पदड़िया पंथ का प्रवर्तक कहा था। भाई शंभु ने, एक चतुर्मुख नाम के कवि थे, उन्हें पदड़िया पंथ का प्रवर्तक किसने कहा? पूछ ले तो शंभु ने कहा, ठीक है। और बयानी ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा। किसे? स्वयंभू को। क्योंकि अपभ्रंश की रामायण है ना पौमचर्यु, तो ये वाल्मीकि है। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी ना। तो बयानी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा और व्यास भी कहा है, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ रखे हैं, ठीक है। और इनकी एक और रचना है स्वयंभू छंद। कौन सी है?
स्वयंभू छंद, ये आप कर लोगे क्योंकि इनका नाम आ रहा है खुद का, ठीक है ना, स्वयंभू छंद। आगे देखो पुष्पदंत, अगला कवि कौन सा है, पुष्पदंत। तो पुष्पदंत का समय पूछ ले आपसे तो ये 10वीं सदी के कवि है। कब गए, 10वीं सदी। देखो इनका क्रम भी आता है कवियों का, पुष्पदंत, स्वयंभू, तो थोड़ा इनका ध्यान रखना आप ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो इनकी उपाधियाँ कुछ, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ये सारी उपाधियाँ किसकी है, पुष्पदंत की। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, किसकी है उपाधियाँ, पुष्पदंत की। इनकी रचनाएं देखो पुष्पदंत की, हृदय कुमार चरियो, जस हर चरियो, हृदय कुमार चरियो और जस हर चरियो, ठीक है। और बयानी या और महापुराण दोनों में पुष्पदंत को अपभ्रंश का क्या कहा गया है, व्यास। वाल्मीकि किसे कहा गया है, स्वयंभू को। वाल्मीकि किसे कहा गया है, स्वयंभू को। और व्यास किसे कहा गया है, बताओ बताओ, पुष्पदंत को, ठीक है। तो शिव सिंह सेंगर ने भी पुष्पदंत को कुछ कहा है, क्या कहा है, अपभ्रंश का बहुभूति, अपभ्रंश का भारवी और अपभ्रंश का माघ। किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत कहा है अपभ्रंश का बहुभूति, अपभ्रंश का भारवी और अपभ्रंश का माघ, ठीक है ना। माघ की कोई एक रचना बता सकते हो आप, याद करो थोड़ा सा, बताओ बताओ। शिशुपाल वध, ये अपने जालौर के थे, ठीक है ना, ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला कवि देखो आप, एक है इसका पुष्पदंत की रचना और है, दो, एक है यहाँ, वो बार बार पूछी जाती है तो मैंने इसमें लिख नहीं रखी है, तो आप याद रखना। 63 महापुरुष, 63 महापुरुष गुणालंकार, ठीक है ना। 63 महापुरुष, ये से षटकोण वाला, ठीक है ना, गुणालंकार, ये किसकी पूछ ले आपसे, तो पुष्पदंत की रचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार मेरे से यहाँ से छूट गई होगी तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है। अगला देखो आप, धनपाल। धनपाल की रचना है एक तो भविष्यत कहा, कौन सी है, भविष्यत कहा। ये कहा से बाद में कथा बना है ना, अपभ्रंश है। विंटर नृत्य थे, इन थे एक कोई साहित्यकार जिन्होंने धनपाल को रोमांटिक महाकाव्य का कवि कहा है। कैसा काव्य, रोमांटिक महाकाव्य। ठीक है, रोमांटिक काव्य कैसे होता है आपको पता ही होगा, बताने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो नृत्य ने कहा था, अपने बिहारी भी रोमांटिक कवि थे, श्रृंगार, जो श्रृंगार रस के कवि होते हैं ना, उन्हें वही रोमांटिक कवि है, ठीक है ना। तो अब्दुल रहमान, तो इनकी रचना है संदेश रासक, कौन सी है, संदेश रासक, ठीक है, ये ध्यान रखना इतना ही। फिर एक प्रज्ञा तिलक और थे, उनकी रचना पूछ लें तो कछुली रास, इनकी रचना क्या है, कछुली रास। बार बार मैं कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ रखे हैं, ठीक है, और आगे भी पूछे जाएंगे। आप ऐसे समझ लो आप ओल्ड पेपर एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन हम वही देंगे जो पहले पूछ रखे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अवदेव सूरी की एक रचना है नवांग वर्तिकार, कौन सी है, नवांग वर्तिकार, क्या है, नवांग वर्तिकार। फिर जोइंदू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जोइंदू या योगिंदू ऐसे नाम आता है इसका, है ना। एक तो इनकी रचना है परमात्म प्रकाश और एक क्या है, योगसार, परमात्म प्रकाश और योगसार। और इनकी रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। फूजले अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, जोइंदू या योगिंदू की रचनाओं से अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ यानी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह की रचना ध्यान रखनी है आपको, पाहुड़ दोहा, कौन सी, पाहुड़ दोहा। मुझे बताओ, एक रोड़ा था, रोड़ा, रोड़ा की कौन सी करती है, आप कमेंट करना, थोड़ा कमेंट वगैरह क्या करो, मुझे भी पता चले कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, नहीं तो मैं ऐसी माथापच्ची करूँगा, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आप कमेंट करोगे तो आपकी चीज़ें याद रहेगी और कोई कन्फ्यूजन होगी वो भी क्लियर हो जाएगी, थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है ना। ये नाइस वीडियो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे उसका कमेंट जरूर करोगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन, हेमचंद्र। हेमचंद्र का टाइम है 12वीं सदी के आसपास, थोड़ा आज जुकाम लगा है ना, थोड़ा एडजस्ट करना। हेमचंद्र का समय है 12वीं सदी के आसपास, कब है, 12वीं सदी के आसपास। इनकी उपाधि है कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ, और प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है हेमचंद्र को, क्या कहा जाता है, प्राकृत का पाणिनि, ठीक है। और इनकी दोनों उपाधियाँ कलिकाल सर्वज्ञ और प्राकृत का पाणिनि। और इनके रचनाएं देखो, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये अपभ्रंश का क्या है, व्याकरण है, अपभ्रंश का व्याकरण है, ठीक है ना। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र की है। एक है प्राकृत व्याकरण, इसमें क्या है कि अपभ्रंश के जो ग्रामीण रूप है ना उसकी चर्चा मिलती है प्राकृत व्याकरण में। पूछ ले हेमचंद्र की किस रचना में अपभ्रंश के ग्रामीण रूपों की चर्चा मिलती है, तो प्राकृत व्याकरण में। देखो क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है, ठीक है ना, निबंध में से कौन सा सही नहीं है, उसमें कोटेशन देते प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश के ग्रामीण रूपों की चर्चा नहीं मिलती,
मिलती है, क्वेश्चन गलत हो गया ना। और इनकी एक पंक्ति है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भला हुआ जब मारिया, ऐसी लंबी पंक्ति है, आप इतना याद रख लेना, भला हुआ जो मारिया, पता चल जाएगा ये पंक्ति किसकी है, हेमचंद्र की। ठीक है, अगला मेरुतंग, मेरुतुंग है ना, इनकी रचना प्रबंध चिंतामणि जो 1304 में रची गई। ठीक है, फिर अगली उदोदन सूरी, कौन सी, उदोदन सूरी, इसकी रचनाओं का नाम है कोल्यमाला, जो 778 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, और इसमें 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितनी बोलियों के, 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रमुख है। ठीक है, जिसमें वो प्रमुख कौन सी है, राजस्थानी प्रमुख है। ये क्वेश्चन रीट में आया था कि कोल्यमाला में कौन सी भाषा प्रमुख है, तो राजस्थानी प्रमुख है, और इसमें 18 बोलियों के शब्द मिलते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा कन्फ्यूजन सी है, ये नोट करके मैंने लिख रखा है, थोड़ा आप याद रख लेना कि रास परंपरा का पहला ग्रंथ पूछ ले तो रिपुदरण रास है। कौन सा है, रास परंपरा का पहला ग्रंथ पूछ ले, रिपुदरण रास है। रास परंपरा की विधिवत शुरुआत पूछ ले कहाँ से हुई, या जैन काव्य का फर्स्ट रास ग्रंथ कौन सा है ना, जैन काव्य का फर्स्ट ग्रंथ तो वो है उपदेश रसायन रास, और रास परंपरा की शुरुआत भी इसी से मानी जाती है। और रास परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ पूछ ले तो कौन सा है, भरतेश्वर बहुबली रास है ना, और ये हिंदी रास परंपरा का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। कौन सा, भरतेश्वर बहुबली रास। अब पूछ ले ऐतिहासिक रास परंपरा का पहला ग्रंथ पूछ ले तो है पंच पांडव चरित रास। ठीक है, तो इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इनको 2-4 बार आप देख लेना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम अन्य महत्वपूर्ण कोई ग्रंथ है जैन साहित्य में लिखा गया है, तो उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं ना। स्थूलिबद्ध रास 1209 में किसने लिखा था, जीन धर्मसूरी। नेमिनाथ चौपाई विमलचंद सूरी ने लिखा। और नेमिनाथ चौपाई की खासियत क्या है कि इसमें पहली बार चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन है। ठीक है ना, पूछ ले चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस में मिलता है, तो नेमिनाथ चौपाई में। पूछ ले व्यापक एवं मार्मिक ढंग से 12 मासा का वर्णन किस में मिलता है, तो पद्मावत। और पद्मावत का जो 12 मासा है ना, उसमें वो शुरुआत है आषाढ़ महीने से, पंक्ति है ना, चढ़ा गगन आषाढ़ गगन गाजा, ऐसे करके पंक्ति है, वो पद्मावत की पंक्ति है। ठीक है, और हिंदी में फर्स्ट बार 12 मासा पूछ ले तो बिस्सल देवरासु। ठीक है, अब देखो फर्स्ट बार चौपाई छंद में तो नेमिनाथ चौपाई, व्यापक और मार्मिक ढंग से पूछ ले तो पद्मावत, हिंदी में पहली बार 12 मासा पूछ ले तो बिस्सल देवरासु, और हिंदी में व्यापक ढंग से 12 मासा पूछ ले, खाली मार्मिक नहीं है तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये देखो मैंने एक जगह लिख रखी है, तो आप ये मत सोचना कि ये मैंने पद्मावत यहाँ लिख लिया तो ये जैन साहित्य की रचना है, ऐसा नहीं है, कि मैंने इसलिए लिखा है कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, है ना। आगे देखो नेमिनाथ रास, ये अब जैन साहित्य वापस शुरू हो जाता है। नेमिनाथ रास, सुमति गुणी, उपदेश रसायन रास, जीनदत्त सूरी, रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी, ओम सरयू, विमलचंद सूरी, ये सारी रचनाएं ध्यान रखने, सारी रचनाएं पूछी जाती है। ठीक है ना, फिर है प्रबंध चिंतामणि व प्राकृत व्याकरण में, प्रबंध चिंतामणि और प्राकृत व्याकरण में जैनेतर यानी जैनों से इतर जो जैन नहीं है उनके दोहे मिलते हैं। किसमें, प्रबंध चिंतामणि किसकी है, मेरुतुंग की। अब बताओ प्राकृत व्याकरण किसकी है, हमने अभी पढ़ा है, कमेंट करना है ना। और एक क्वेश्चन आता है कि दोहा छंद की विधिवत शुरुआत किसने की, तो जोइंदु है योगिंदु। अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो दूसरे कौन थे, राम सिंह, जिन्होंने क्या लिखा, पाहुड़ दोहा। ठीक है, आगे देखो जैन साहित्य की विशेषता। जैन साहित्य मूलतः धार्मिक साहित्य है, लेकिन इसमें काव्य की उपेक्षा भी नहीं मिलती है। देखो प्रवृत्तियों का क्वेश्चन आता है, अगर अच्छा पेपर शूटर होता है ना तो प्रवृत्ति का क्वेश्चन 100% देता है, तो ये ध्यान रखना, विशेषता प्रवृत्ति एक ही बात है ना। मूलतः ये धार्मिक साहित्य है, पहली बात तो, पहली प्रवृत्ति ये हो गई, लेकिन इसमें काव्य की उपेक्षा नहीं मिलती है, तो जो धर्म से इतर लिखा है वो भी काव्य में काउंट हुआ है। और ये पहली, दूसरी चीज़, ये प्रमाणिक रूप से उपलब्ध साहित्य है। कौन सा, जैन साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत शिक्षा में क्वेश्चन आया था। जैन धर्म सिद्धांतों का प्रतिपादन मिलता है इसमें। जैन साहित्य में उपदेशात्मकता, रहस्यात्मकता मिलती है। ठीक है, और जैन साहित्य में कृष्ण कथा और महाभारत कथा को क्या नाम दिया गया है, हरिवंश पुराण। ये भी क्वेश्चन आया पीजीटी में। ठीक है ना, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारा है, लेकिन इनमें क्या है, जो बार बार आ रखे हैं तो उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है कि हर बार हर तीसरे एग्जाम में आता है। ठीक है, कृष्ण कथा और महाभारत कथा को हरिवंश पुराण नाम दिया गया। प्रकृति चित्रण और नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण मिलता है जैन साहित्य में। प्रकृति का चित्रण मिलता है और नारी के सौंदर्य का चित्रण मिलता है, लेकिन सिद्धों और नाथों में ये प्रकृति चित्रण और नारी सौंदर्य का चित्रण नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट है, मैंने कॉलम में देखो सिद्ध और नाथ करके क्रॉस कटिंग चिन्ह लगा दिया है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, शिक्षा देने के लिए लौकिक कथाओं का आधार बनाया। इन्होंने कुछ चीज़ें सिखाने के लिए लौकिक कथा, मतलब जो आसपास की कथा है ना, उनके आधार पर लोगों को शिक्षा दी। ठीक
ठीक है ना, क्योंकि जो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने जैन साहित्य पढ़ा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये चीज़ें, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ये कंटेंट पढ़ के मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कुल मिला कितने सिलेक्शन लिए, 10 सिलेक्शन लिए इसी कंटेंट से। और उम्मीद है आप भी इसी कंटेंट को पढ़ के 10 या 15 सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है ना, हिंदी के आराम से ले लोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, इनको बार बार पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनको तो आप रट लो, ऐसे रट के लिख के भी ताले में रख दो, कहीं चोरी ना हो जाए, है ना। इस कंटेंट को लिख के ताले में रख देना आप, फिर वापस ताला खोल के ही पढ़ना है। ठीक है, तो बड़ा काम का कंटेंट है और इस कंटेंट को तैयार करने में मुझे 2 साल लगे थे। ठीक है ना, तो आप इनको हल्के में मत लेना, बाकी हल्के में लो तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा आपका। क्योंकि एक भर्ती गई समझ लो 5 साल गए, एक भर्ती गई मतलब 5 साल गए। ठीक है ना, गई मतलब एक भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर 5 साल पूरे गए। ठीक है, जैसे 2022 में भर्ती आई, 22 के बाद अब 24 में ये 2 साल, तो आप ये मत सोचना कि 2 साल में आ गई। अभी ये प्रोसेस पूरा होगा ना, आपको ज्वाइनिंग मिलेगी इस भर्ती की, तो कम से कम 2 साल मान के चलो आप। 2026 से पहले ज्वाइनिंग कोई नहीं देने वाला है, टाइम लगता है प्रोसेस में हर चीज़ में। ठीक है, कोई नहीं, आप अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नाथ साहित्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।